तो दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। तो दोस्तों आज हो चुका है 25 सितंबर 2022। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। तो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की पूरे बिहार की टॉप न्यूज। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय सीमांचल दौरे पर थे। परसों उन्होंने पूर्णिया में सभा को संबोधित करते हुए नीतीश और लालू प्रसाद यादव पर जमकर के हमला बोला है, जिसके बाद बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने अमित शाह पर पलटवार करते हुए कहा है कि ये रैली नहीं बल्कि कॉमेडी सर्कस था। जब अमित शाह मंच से बोल रहे थे तब मुझे हंसी आ रही थी, मैं बता नहीं सकता है कि वे क्या लग रहे थे। उनके भाषण को देख करके मानो ऐसा लग रहा था कि कोई कॉमेडी शो चल रहा हो। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर तेजस्वी यादव ने खूब जोरदार हमला बोला। तेजस्वी यादव ने कहा है कि हमने तो पहले ही कह दिया था कि सीमांचल आ तो रहे हैं लेकिन बिहार को स्पेशल पैकेज नहीं मिलेगा, इसीलिए कोई उम्मीद नहीं रखिएगा। अमित शाह बिहार को विशेष राज्य का दर्जा देने नहीं आए थे बल्कि माहौल को गड़बड़ करने के उद्देश्य से सीमांचल आए हुए थे। हमने ये भी कहा था कि अमित शाह बिहार आएंगे तब जंगल राज की बात करेंगे और हुआ भी ऐसा ही। पूर्णिया में आयोजित सभा को संबोधित करते हुए आखिरकार वह कह दिया है कि बिहार में जंगल राज है। तेजस्वी यादव ने इसे लेकर के अमित शाह से पूछा है कि आप तो दिल्ली में बैठे हैं तो फिर क्यों वहां क्राइम सबसे ज्यादा है। देश की राजधानी दिल्ली की तुलना में बिहार में क्राइम तो कम होता है। दिल्ली देश की राजधानी है लेकिन वहां लोग सुरक्षित नहीं हैं। इस तरह की बातें करके अमित शाह बिहार की जनता को बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं, लेकिन बिहार की जनता उनके झांसे में आने वाले नहीं है। दोस्तों बात करते हैं कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त का पैसा जल्द ही किसानों के खाते में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। जब सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार ये रुपया सितंबर के अंत तक या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में ट्रांसफर किया जा सकता है। जानकारी के लिए आपको बता दें कि पीएम मोदी ने 31 मई को किसानों के खाते में 11वीं किस्त के 2000 रुपये ट्रांसफर किया था। उसके बाद KYC करने की अंतिम तारीख बढ़ा दी गई थी, लेकिन अब 12वीं किस्त खाते में कब आएगी इसको लेकर के जानकारी सामने आ रही है। इस योजना के तहत सरकार किसानों को 2-2000 रुपये 3 किस्तों में देती है। कुल 6000 रुपये किसानों को एक साल में दिए जाते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि के 6000 रुपये को सरकार 2-2000 रुपये करके 3 किस्तों में देती है। पहली किस्त हर साल 1 अप्रैल से जुलाई के बीच, दूसरी किस्त 1 अगस्त से नवंबर के बीच और तीसरी किस्त का पैसा दिसंबर से मार्च के बीच किसानों के खाते में भेजा जाता है। पहली किस्त, जिसे 11वीं किस्त कहा जा सकता है, जहां 31 मई को खाते में भेजी जा चुकी है। इससे पहले 1 जनवरी 2022 को खाते में पिछले साल की आखिरी किस्त भेजी गई थी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की 12वीं किस्त के बारे में अगर बात किया जाए तो पीएम किसान योजना की 12वीं किस्त का इंतजार किसानों को है, जहां इसके 2000 रुपये खाते में सितंबर के अंत से लेकर के अक्टूबर के पहले सप्ताह के बीच ट्रांसफर किए जाने की उम्मीद है। यानी कि ये महीना जो सितंबर का महीना चल रहा है तो इस महीने के अंत तक या फिर अगले महीने यानी कि सितंबर के बाद अक्टूबर आता है तो अक्टूबर के पहले सप्ताह में मिलने की उम्मीद है। जी हाँ, कृषि मंत्रालय के सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार 12वीं किस्त को सरकार सितंबर के अंत या फिर अक्टूबर के पहले सप्ताह में किसानों के खाते में ट्रांसफर कर सकती है। और दोस्तों बात करते हैं कि देश में 5G सेवाएं 1 अक्टूबर से शुरू होने वाली है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 अक्टूबर को इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाएं लॉन्च करेंगी। लॉन्च के बाद लोगों का 5G सेवाओं का इंतजार खत्म होगा। सरकार के नेशनल ब्रॉडबैंड मिशन ने आज ट्वीट करके ये जानकारी दी है। उसने कहा है कि भारत के डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और कनेक्टिविटी को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारत में एशिया के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी प्रदर्शनी इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G सेवाओं का शुरुआत करेंगे। इंडिया मोबाइल कांग्रेस को एशिया में सबसे बड़ा टेलीकॉम, मीडिया और टेक्नोलॉजी फोरम माना जाता है। इसे संयुक्त तौर पर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन यानी कि DOT और सेल्यूलर ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ इंडिया यानी कि COAI आयोजित करते हैं। जानकारों का कहना है कि 5G टेक्नोलॉजी आने से भारत को बड़ा फायदा होगा। मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर्स का प्रतिनिधित्व करने वाली वैश्विक औद्योगिक संस्थान का अनुमान है कि साल 2023 और 2040 के बीच इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को 36 ट्रिलियन रुपए यानी कि 455 अरब डॉलर का फायदा होने की उम्मीद है।
दोस्तों बात करते हैं कि अमित शाह की 2 दिन की रैली अब समाप्त हो गई है, जहां कल वे दिल्ली लौट गए हैं सीमांचल से, जहां इसी को लेकर के अब बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। जहां अमित शाह ने अपने बयान में नीतीश कुमार पर जमकर के निशाना साधा, तो वहीं उनके जवाब आना शुरू हो गया है। जहां उनके बयान के बाद से जेडीयू पार्टी ने भी उन पर पलटवार कर दिया है। जी हां, पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए ट्वीट के जरिए पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। दरअसल आज उन्होंने एक वीडियो ट्वीट करते हुए लिखा है कि अब तो जवाब दे ही दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी, अमेरिकन डॉलर के मुकाबले भारतीय रुपया आखिर क्यों गिरता जा रहा है, इसका जवाब दीजिए माननीय प्रधानमंत्री जी। लगभग 140 करोड़ देशवासियों का ये प्रश्न आपसे है। उपेंद्र कुशवाहा ने जो वीडियो ट्वीट किया है वह 2014 से पहले का है, जिसमें पीएम मोदी कहते हुए सुनाई दे रहे हैं कि रुपया ऐसे नहीं गिरता है, मैं भी सत्ता में बैठा हूँ, नेपाल की करेंसी इतनी तेजी से नहीं गिरती, पाकिस्तान की करेंसी इतनी तेजी से नहीं गिरती, बांग्लादेश की करेंसी इतनी तेजी से नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी इतनी तेजी से नहीं गिरती। आखिर क्या कारण है कि हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? पीएम मोदी आगे कहते हैं कि ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। आपको बता दो कि $1 के बदले रुपए की कीमत गिर करके अभी 81 रुपये हो चुके हैं। जी हाँ, इसी को लेकर के उपेंद्र कुशवाहा ने पीएम मोदी की वीडियो ट्वीट करते हुए उन पर तंज कसा है। वहीं इससे पहले उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार के पूर्णिया में गृह मंत्री अमित शाह की रैली को लेकर के ट्वीट किया था और कहा था कि पूर्णिया की रैली में अमित शाह जी को बार बार ताली बजाने और फिर जोर से नारे लगाने का आग्रह करना पड़ा। उन्होंने आगे लिखा है कि अमित शाह यहाँ तक कहते हुए सुने गए कि सीमांचल के लोगों का जोश कहाँ चला गया है। यह साफ है कि उनकी पार्टी के प्रति अब बिहार की जनता में ना तो कोई आकर्षण है और न ही विश्वास। दोस्तों बात करते हैं कि किशनगंज की माता गुजरी यूनिवर्सिटी में बीजेपी कोर कमेटी की बैठक हुई। इस बैठक में गिरिराज सिंह को छोड़ करके बीजेपी के कई नेता शामिल हुए। गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में यह बैठक हुई। दरअसल बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में शामिल होने वाले नेताओं की गाड़ी को सुरक्षा कारणों से लेकर के माता गुजरी यूनिवर्सिटी के बाहर ही रोक दिया गया, जहाँ गाड़ी से उतर करके बीजेपी नेता पैदल ही कार्यक्रम स्थल तक गए। किसी भी नेता को इसे एतराज नहीं हुआ, लेकिन वहीं पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह इसे लेकर के भड़क गए और कार्यक्रम स्थल से वापस सर्किट हाउस लौट गए। जी हाँ, उनकी गाड़ी को जब सुरक्षा में तैनात अधिकारी ने रोका तब वे भर गए और कहने लगे कि छोड़ दो, जब तुम अंदर नहीं जाने दोगे तो फिर हम नहीं जाएंगे, अब हम सर्किट हाउस जाएंगे। सुरक्षा में तैनात अधिकारी ने कहा है कि सर बगल में ही है। तब गिरिराज सिंह ने कहा है कि हम नहीं जानते हैं क्या, एडमिनिस्ट्रेशन आप ही देखें क्या। जब अधिकारी ने कहा है कि सबको मना किया गया है, तो ऐसे सुनते ही गिरिराज सिंह बोले कि मना है तो फिर छोड़ देते हैं, कह देंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जाने दिया। इतना कहकर के गिरिराज सिंह सर्किट हाउस के लिए रवाना हो गए। इस दौरान मीडिया ने जब पूछा है कि आखिर क्या नाराजगी है, तो मीडिया के इस सवाल का बिना कोई जवाब दिए गिरिराज सिंह सर्किट हाउस लौट गए। दोस्तों बात करते हैं कि जब भी आप सफ़र करते हैं तो फिर आपको बिहार के कई जिलों में रेलवे क्रॉसिंग जरूर देखने को मिलता है, लेकिन अब आपको जल्द ही बिहार के करीब 8 जिलों में रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करने में ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। दरअसल आपको बता दें कि बिहार के करीब 8 जिलों में 15 ROB के निर्माण की मंजूरी मिल गई है। बिहार में 8 जिलों में 1175 करोड़ की लागत से करीब 15 रेलवे ओवरब्रिज का निर्माण किया जाएगा। आपको बता दूं कि इन ROB की यानी कि रेलवे ओवरब्रिज के निर्माण पर 1150 करोड़ रुपए की लागत आएगी, जिसमें से बिहार सरकार 669 करोड़ रुपए देगी। इसके साथ ही आपको ये भी बता दूं कि बिहार के 2 शहरों में रिंग रोड के निर्माण की मंजूरी मिल गई है, जिसमें बिहार के मुजफ्फरपुर शहर और दरभंगा शहर में रिंग रोड का निर्माण किया जाना है। इसके साथ साथ कई और मुद्दों पर सहमति बनी है, जिसमें गोरखपुर से सिलीगुड़ी एक्सप्रेसवे ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर के समानांतर जा रहे हैं। इसके अपॉइंटमेंट में परिवर्तन करने से बिहार के मधेपुरा और सहरसा को इसका सीधा तौर पर लाभ मिल सकता है। जहां उधर इस बात पर केंद्रीय मंत्री ने विचार करने का आश्वासन भी दिया है। दोस्तों कल हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कुल 16 प्रस्ताव पर मंजूरी मिली है। सीएम नीतीश कुमार की अध्यक्षता में संपन्न हुई इस बैठक में बिहार के सरकारी चिकित्सक महाविद्यालय में PG डिप्लोमा पास छात्रों से कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर 3 साल के लिए 6990 फ्लोटिंग पदों पर सृजन करने की स्वीकृत किया गया है। PMCH में अलग अलग विभागों के सृजन, उसके लिए शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक 229 पदों के सृजन को कैबिनेट ने स्वीकृति दी है। तो दोस्तों आयुष्मान भारत योजना को 23 सितंबर को 4 साल पूरे हो गए हैं और आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन को 27 सितंबर 2022 को 1 साल पूरा हो रहा है। ऐसे में आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन ला करके अब विद्यार्थियों के क्लेम जल्द से जल्द
सेटल हो जाएंगे। पहले क्लेम में सेटल होने यानी कि राज्य सरकार से पैसे मिलने में वक्त लगता था, लेकिन अब ये क्लेम डिजिटल पोर्टल से जल्दी सेटल कर दिए जाएंगे। इस मौके पर स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने आज आयुष्मान भारत कार्ड से इलाज करवाने वालों से बात की है। अंडमान की रहने वाली 12 साल की तनुश्री के ब्रेन ट्यूमर का इलाज आयुष्मान योजना से हो सका। जब बच्ची के कई रेडियोथेरेपी के सेशन हुए और आज तनुश्री वापस स्कूल जा पा रही है। जब 10,000 रुपये महीने कमाने वाले तनु के पिता के लिए ये इलाज करवाना संभव नहीं था। इसी तरीके से बिहार की रहने वाली 6ठी कक्षा की राखी का इलाज के उसके परिवार ने छत्तीसगढ़ में जाकर के करवाया। इसका मतलब है ये है कि एक राज्य के कार्ड से दूसरे राज्य में इलाज करवाया जा सकता है। जब कुछ लोग इमरजेंसी में भी इस योजना के माध्यम से इलाज करवा पाए हैं। इस योजना के अंतर्गत एलिजिबल लोगों के आयुष्मान कार्ड बनाए जाते हैं और फिर ये लोग अपना मुफ्त में इलाज करवा सकते हैं। तो ऐसे में अगर आप भी आयुष्मान कार्ड अभी तक नहीं बनवाए हैं तो फिर आप भी आयुष्मान कार्ड बना सकते हैं और बना करके अपने फ्री में इलाज कर सकते हैं। दोस्तों बात करते हैं कि पूर्णिया, पटना, नालंदा समेत पूरे बिहार में पुश्तैनी ज़मीन बेचने के लिए सरकार ने कई तरह के नियम बनाए हैं ताकि पुश्तैनी ज़मीन की खरीद बिक्री सही तरीके से हो सके और इस खरीद बिक्री के बाद किसी तरह के पारिवारिक विवाद ना हो। तो बात करते हैं, सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर ये पुश्तैनी ज़मीन है क्या। तो कानून के अनुसार पुश्तैनी ज़मीन उस ज़मीन को कहा जाता है जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती है, यानी कि दादा परदादा की ज़मीन पुश्तैनी ज़मीन कहलाती है। इस ज़मीन पर किसी व्यक्ति का जन्म से अधिकार होता है। पुश्तैनी ज़मीन बेचने का नियम के बारे में अगर बात किया जाए तो बिहार के सभी जिलों में पुश्तैनी ज़मीन बेचने के एक ही नियम है। आप उस नियम का पालन करते हुए अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेच सकते हैं। दरअसल पुश्तैनी ज़मीन पर एक से अधिक व्यक्ति का अधिकार होता है, इसीलिए इसे बेचने से पहले पारिवारिक सहमति या फिर पारिवारिक बंटवारा जरूर होता है। पारिवारिक बंटवारे के बाद पुश्तैनी जमीन का जो हिस्सा आपको मिलेगा उस हिस्से की जमाबंदी अपने नाम से करानी होगी। जब जमीन की जमाबंदी आपके नाम से हो जाएगी, इसके बाद आप उस पुश्तैनी जमीन को बेच सकेंगे। आपको बता दें कि पारिवारिक बंटवारे के दौरान आपको बेटियों से अनुमति लेनी होगी, क्योंकि पुश्तैनी जमीन पर बेटियों का भी अधिकार होता है। दोस्तों बात करते हैं कि दुर्गा पूजा से पहले दरभंगा के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी सामने आई है। बताया जा रहा है कि पटना के बाद अब दरभंगा में रोड जाम को खत्म करने के लिए रिंग रोड का निर्माण किया जाएगा। इसको लेकर के केंद्र सरकार ने हरी झंडी दे दी है और बिहार सरकार को DPR निर्माण कराने को कहा गया है। अधिकारियों ने बताया है कि केंद्र सरकार की ओर से एक चिट्ठी मिली है जिसमें डिलाही से शोभन के बीच बनने वाली सड़क को लेकर के DPR तैयार करने को कहा गया है। दरभंगा शहर के उत्तरी छोर में रिंग रोड का काम NH57 पूरा करेगा, जबकि पूर्वी छोर में आमस दरभंगा जयनगर एक्सप्रेसवे रिंग रोड का काम करेगा। वहीं पश्चिमी और दक्षिणी छोर के लिए डिलाही से शोभन के बीच सड़क बनाई जाएगी। इसकी लंबाई लगभग 11 किलोमीटर है। तो दोस्तों राजगीर में LJP रामविलास के प्रशिक्षण शिविर का आज दूसरा दिन था। चिराग पासवान आज घोड़ी पर सवार होकर के कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान पार्टी के नेताओं और फिर कार्यकर्ताओं की भारी भीड़ देखने को मिली। चिराग पासवान ने बिहार की सरकार पर जमकर के हमला बोला है। उन्होंने कहा कि जहां के कानून मंत्री फरार हो जाए, जहां कृषि मंत्री ये कहें कि मैं चोरों का सरदार हूं, वहां की सरकार कैसी होगी। आपको बता दूं कि चिराग पासवान का प्रशिक्षण शिविर कल शुरू हुआ था जो 24 सितंबर तक चला। इस दौरान चिराग पासवान ने ऐलान कर दिया है कि हम लोग कोई 2 साल के लिए सत्ता की तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि बिहारी फर्स्ट की सरकार बनेगी तो अगले 50 साल तक इस सरकार को कोई हिला नहीं सकेगा। हमें बिहार की सेवा करनी है, बिहार को जंगल राज से मुक्त करना है। हम आज मेहनत करेंगे तो फिर कल परिणाम जरूर आएगा। दोस्तों जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने पूर्णिया में शुक्रवार को हुई भाजपा की रैली पर तंज किया है कि खोदा पहाड़ निकली चूहिया। उन्होंने कहा है कि रैली में केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने महंगाई और रोजगार पर कुछ भी नहीं कहा, जबकि देश में महंगाई चरम पर है। इससे लोग खासे परेशान हैं। रोजगार के लिए कोई पहल केंद्र सरकार नहीं कर रही है। ललन सिंह ने पटना में पत्रकारों के सवाल पर कहा है कि बिहार में जंगल राज है, जहाँ अमित शाह आम आदमी बनकर के रात में बिहार का भ्रमण कर लें, जहाँ कहीं कोई रोक टोक हो तब बात करें। उन्होंने कहा है कि कानून व्यवस्था पर भाजपा के किसी सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जनता हर बार सर्टिफिकेट दे रही है। अमित शाह द्वारा लगाए गए आरोप से जुड़े सवाल पर ललन सिंह ने कहा है कि नीतीश कुमार स्वार्थ की राजनीति नहीं करते हैं। नीतीश कुमार साल 1996 में NDA में शामिल हुए और 2013 तक साथ रहे। एक सेकेंड के लिए कोई परेशानी नहीं आई, पर आज का भाजपा नेतृत्व अपने सहयोगियों को अपमानित करता है, षड्यंत्र करता है।
दोस्तों, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा पाला बदले जाने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सीमांचल दौरा अहम माना जा रहा था। पुराने सहयोगी का साथ छूटने के बाद पार्टी की बिहार की परिप्रेक्ष्य में आगे की रणनीति के लिहाज से भी ये दौरा अहम था। अमित शाह जब मंच पर पहुंचे तो फिर भीड़ देख करके उनका मन भी गदगद हो गया। भारत के नक्शे के आकार का माला के साथ गदा भी उन्हें भेंट की गई। बजरंग बली का अस्त्र शस्त्र गदा के अलग अलग अर्थ भी निकालने लगे। एक धर्म का प्रतीक, दूसरा निर्णायक जंग का। माइक थामने के बाद संबोधन का मिजाज भी कुछ ऐसा ही रहा। बात शुरू हुई मुस्लिम बहुल सीमांचल में अनुसूचित जनजातियों पर अत्याचार की। चेतावनी दी गई कि बिहार में सत्ता परिवर्तन से कोई इतराए नहीं, पीएम तो नरेंद्र मोदी ही है। जब पीएम मोदी ऐसी स्थिति बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। अगर अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर कोई भी अत्याचार करेगा तो फिर उन्हें केंद्र सरकार सबक सिखाएगी। राज्य में भले ही सत्ता बदली हो, लेकिन ऐसे तत्व जहां भी रहेंगे वहां मोदी का हंटर जरूर पहुंचेगा। दोस्तों, बात करते हैं कि फिल्म अभिनेता मनोज वाजपेयी ने बिहार के युवाओं को कला के क्षेत्र में प्रोत्साहन करने के लिए पहल की है। उन्होंने उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव और कला संस्कृति मंत्री से मिलकर के बिहार में नाट्य विद्यालय खोलने की मांग की है, ताकि बिहार की उभरते कलाकारों को प्रशिक्षण दिया जा सके, वह इस क्षेत्र में आगे बढ़ सके। कला के क्षेत्र में चंपारण की भूमि उभर रही भितुहरवा में स्थित जीवन कौशल ट्रस्ट की ओर से शुक्रवार को आयोजित सम्मान समारोह में पहुंचे एक्टर मनोज वाजपेयी ने बताया है कि चंपारण उनकी जन्मभूमि है। जब बिहार सरकार की ओर से बेतिया में नाट्य स्कूल खोला जाए तो फिर बेहतर होगा। जब कला के क्षेत्र में चंपारण की भूमि उर्वर रही है। उन्होंने बिहार में फिल्म नीति भी बनाने की बात कही है। उन्होंने अन्य प्रांतों की तरह बिहार में भी फिल्म विकास और प्रोत्साहन नीति बनाने की मांग की है। फिल्म अभिनेता ने कहा है कि युवाओं और महिला सशक्तिकरण को लेकर के चंपारण में बहुत काम करने की ज़रूरत है। हालांकि अलग अलग संगठनों की ओर से इस दिशा में प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन इसको और गति देने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा है कि चंपारण मेरी जन्मभूमि है, मैं अपनी जन्मभूमि की सेवा कर रहा हूँ, इसे राजनीति से नहीं जोड़ें। तो दोस्तों, बात करते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के पूर्णिया में जन भावना महासभा को संबोधित करते हुए कहा है कि मैं 7 साल बाद बिहार आया हूं। जब 2015 में पीएम मोदी ने जो वादे किए थे उसका हिसाब लेकर के आया हूं। मुझे पता है कि नीतीश कुमार मेरा हिसाब सुन रहे होंगे और वे इसमें नुक्स भी निकालेंगे। मैं बता दूं कि बिहार के विकास के लिए 1,25,000 करोड़ का जो वादा किया गया था, आज नीतीश कुमार जी कलम कागज लेकर के बैठ जाए, मैं उस वादे का हिसाब लेकर के आया हूं। अमित शाह ने तमाम योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि मोदी जी ने 2015 में कहा था कि हम 1,25,000 करोड़ रुपए बिहार के विकास के लिए खर्च करेंगे। मैं 7 साल बाद बिहार आया हूं, नीतीश बाबू मैं इसका हिसाब लेकर के आया हूं। उन्होंने बताया है कि महामार्ग निर्माण के लिए 14,000 करोड़ रुपए दिए हैं, ग्रामीण सड़क के लिए 22,000 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं, रेलवे के लिए 56,000 करोड़ रुपए दिए हैं, हवाई अड्डा के लिए 1280 करोड़ रुपए दिया गया है, पर्यटन के लिए 1600 करोड़ रुपए दिया गया है, पेट्रोलियम गैस के लिए 32,000 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं, बिजली के लिए 16,000 कहा गया था, 14,000 करोड़ खर्च हुआ है। इसके साथ ही उन्होंने कई योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि वादे से कई गुना ज़्यादा राशि खर्च की गई है। अमित शाह ने नीतीश कुमार लालू प्रसाद यादव पर निशाना साधते हुए कहा कि पहले जहां नीतीश कुमार ने सीबीआई को आवेदन दिया, अब वो इसे प्रतिबंधित करने के प्रयास करते दिखाई दे रहे हैं। बिहार में चारा घोटाला करने वालों को मंत्री बना दिया गया है। अब तो नीतीश जी कैसे इस बड़े स्कीम पर अपनी आवाज़ उठाएंगे, क्योंकि वे तो उनके साथ ही है। आपको बता दें कि अपने पूरे भाषण में अमित शाह ने नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव पर कई बार नाम लेते हुए निशाना साधा है। दोस्तों, बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार में 2024 तक जमीन सर्वेक्षण पूरा करने के आदेश दिए हैं। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को 2024 तक सभी 40,000 से ज़्यादा राजस्व ग्राम में जमीन का सर्वे पूरा करना होगा। ये विभाग के समक्ष सबसे बड़ी चुनौती है, क्योंकि 2020 में विधिवत तरीके से शुरू हुए जमीन सर्वे कार्य के तहत अब तक यानी कि 2 सालों में सिर्फ 150 गाँव का ही सर्वे पूरा हो सका है। दिसंबर 2022 तक 5,000 गाँव में जमीन सर्वे का काम पूरा होने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में आगामी 2 सालों में 35,000 से अधिक गांवों में सर्वे को पूरा करने का लक्ष्य होगा। इसे हासिल करने के लिए विभाग 7,595 नए कर्मियों की बहाली करेगा, जिसमें विशेष सर्वे अमीन कानून को सर्वेक्षण पदाधिकारी शामिल है। इनके बहाली की प्रक्रिया इसी महीने शुरू होने जा रही है। वर्तमान में 20 जिलों के 89 अंचलों की 4,900
89 गाँव में सर्वे का काम चल रहा है। प्रथम चरण में अब तक 3942 गाँव में विस्तारवार, 1182 गाँव में खानापुरी, 761 गाँव में खेसरा पंजी तैयार करके 690 गाँव में रैयतों या फिर जमीन मालिकों के बीच खानापूर्ति पर्चा और जमीन का नक्शा वितरित किया जा चुका है। 390 गाँव में प्रारूप अधिकार अभिलेख और 152 गाँव में अंतिम अधिकार अभिलेख एवं मैप प्रकाशित किया जा चुका है। जहाँ इसमें जमीन का सर्वे अंतिम रूप से इस साल दिसंबर तक पूरा कर लिया जाएगा। जहाँ इसके अलावा 4861 गाँव में अगस्त 2023 तक सर्वे पूरा करने का अनुमान है। तो दोस्तों, सस्ते दाम पर कार या फिर बाइक लेना चाहते हैं तो फिर आपके लिए खुशखबरी है, क्योंकि शराबबंदी वाले बिहार में लाखों गाड़ियां हजारों में मिलेगी, लेकिन इसके लिए पहले आवेदन करना होगा और फिर नीलामी की प्रक्रिया से गुजरना होगा। जी हां, बिहार में नई नियमावली के तहत पकड़े गए गाड़ियों की जिला स्तर पर ही नीलामी होने जा रही है। मिली जानकारी के अनुसार पहले चरण में गोपालगंज में 98 वाहनों की नीलामी 27 और 28 सितंबर को होने जा रही है। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया है कि शराबबंदी कानून के तहत पकड़े गए गाड़ियों की कलेक्ट्रेट परिसर में नीलामी होगी। छोटी बड़ी 98 गाड़ियों की नीलामी के लिए सूची तैयार की गई है। गोपालगंज में उत्पाद विभाग ने 98 गाड़ियों की सूची और नीलामी की रेट जारी कर दी हैं। जिस वाहन को लेना होगा इसके लिए विभाग के नाम से निर्धारित रेट की 20% रकम का डिमांड ड्राफ्ट और आवेदन उत्पाद विभाग के कार्यालय में जमा करना होगा। जहाँ आवेदन करने के लिए 24 सितंबर तक की तिथि निर्धारित की गई है। आवेदन करने वालों की ही बोली प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा और जो आवेदक सबसे अधिक बोली लगाएगा उसे ही गाड़ी दिया जाएगा। नीलामी के लिए साइकिल, बाइक, कार, पिकअप, बोलेरो, एम्बुलेंस, बस, ट्रक, नाव और बैलगाड़ी भी है। यह न्यूनतम दाम बेहद कम है। साइकिल के लिए 50 रुपये, बाइक के लिए 1000 से 20,000 रुपये तक, कार के लिए 20,000, नाव के लिए 5,000 रखा गया है। बस की कीमत 1,80,000 रुपये और ट्रक की कीमत 2.5 लाख है। दोस्तों, बात करते हैं कि दुनिया भर के देशों को कच्चा तेल बेच करके अकुत दौलत कमाने वाले सऊदी अरब ने अब नया खजाना मिलने का दावा किया है। यह सऊदी अरब का कहना है कि पवित्र मदीना शहर के पास उसने सोने और तांबे के खजाने को खोज निकाला है। यह सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे ने एक ट्विटर पोस्ट में बताया है कि मदीना क्षेत्र के पास आबा अल राहा इलाके में सोने की ये खदानें पाई गई है। इसके अलावा मदीना के ही वदी अल हफारा इलाके में तांबे की भी 4 खदानें पाई गई है। सऊदी जियोलॉजिकल सर्वे ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि अपने इस खोज के जरिए हमने दुनिया के सामने निवेश के नए अवसर मुहैया कराए हैं। अल अरबिया पोस्ट की एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब में हुई इस नई खोज पर स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय निवेश बड़े पैमाने पर पैसा लगा सकते हैं। इससे सऊदी अरब की इकोनॉमी को बड़ी मदद मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। यह सऊदी अरब के अधिकारियों का कहना है कि सोने और तांबे की इन खदानों के चलते $533 मिलियन का निवेश हासिल हो सकता है। इसके अलावा इसके जरिए 4000 लोगों को अस्थायी रोजगार भी मिल सकता है। इस खोज ने सऊदी अरब के खजाने में ऐसे वक्त में बड़ा इजाफा किया है जब तेल के विकल्प दुनिया ने तलाशने शुरू कर दिए हैं। इसके चलते सऊदी अरब के भविष्य को लेकर के कयास लग रहे थे। ऐसे में इस खोज ने सऊदी अरब की इकोनॉमी की उम्मीदों को पंख लगा दिए हैं। जहाँ विश्लेषकों का कहना है कि इससे सऊदी अरब में निवेश का नया दौर शुरू होगा और उसकी अर्थव्यवस्था और मजबूत हो सकती है। सऊदी अरब में फिलहाल 5300 खदाने हैं। दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के 2 दिवसीय बिहार दौरे पर सियासत गर्मा गई है। अमित शाह के दौरे से एक ओर जहां भाजपा चुनावी समीकरण को मजबूत करने के प्रयास में जुट गई है तो फिर वहीं दूसरी ओर महागठबंधन दलों में बेचैनी देखी जा रही है। जानकारों का मानना है कि महागठबंधन की जातीय राजनीति पर भाजपा की धर्म पर आधारित राजनीति भारी पड़ सकती है। धार्मिक ध्रुवीकरण के जरिए भाजपा महागठबंधन की जातीय राजनीति को जवाब देने की अपने मकसद में कामयाब हो सकते हैं। जानकारों की माने तो अल्पसंख्यक वोट अलग अलग पार्टियों में बट जाएगी और हिंदू वोट उन्हें एक मुश्त मिल सकता है। यह सीमांचल राज्य का यानी कि बिहार का एक ऐसा इलाका है जहां बिहार की सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक आबादी निवास करती है। जहां राज्य भर में अल्पसंख्यकों की आबादी 2011 की जनगणना के मुताबिक 16% है। सीमांचल के 4 लोकसभा क्षेत्रों में 30 से लेकर के 70% आबादी इसी समुदाय की है। सबसे ज्यादा लगभग 70% अल्पसंख्यक मतदाता केवल एक लोकसभा क्षेत्र किशनगंज में है। जहाँ वहीं दूसरे स्थान पर कटिहार है जहाँ अल्पसंख्यक मतदाताओं की संख्या 40% है। इसके अलावा अररिया में 35%, पूर्णिया में 33% है।
बांग्लादेश और नेपाल की सीमा से सटे बिहार के सीमांचल में लोकसभा की 4 सीटें हैं, किशनगंज, कटिहार, अररिया और पूर्णिया, जहां इनमें अभी सिर्फ एक सीट अररिया पर भाजपा का कब्जा है, जबकि 3 सीटें महागठबंधन के पास है। वहीं विधानसभा की बात करें तो AIMIM पिछले विधानसभा चुनाव में 20 सीटों पर चुनाव लड़ी थी, जहां इसमें 14 अकेले सीमांचल के थे, जहां इनमें से 5 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाबी मिली थी। हालांकि उनके 4 विधायक अब RJD में शामिल हो गए हैं। AIMIM के पास मात्र अब 1 विधायक बच गए हैं, वो भी प्रदेश अध्यक्ष अख्तर उल ईमान। ऐसे में यह स्पष्ट है कि सीमांचल में OBC की पार्टी AIMIM ने अपनी जमीन तैयार कर ली है और इसका परिणाम भी उसे मिलने लगा है। ऐसे में भाजपा की यही रणनीति है कि यहाँ के हिंदू मतदाताओं को अपने पाले में लाने का प्रयास किया जाए। वहीं अमित शाह रोहिंग्या और बांग्लादेशी घुसपैठ के खिलाफ लगातार मुखर रहे हैं और बोलते रहे हैं। वह स्पष्ट कर चुके हैं कि किसी भी सूरत में रोहिंग्याओं को देश में बसने नहीं देंगे। भाजपा लगातार कहते रही है कि बिहार का सीमांचल ही इलाका है जहां उनकी आबादी सबसे अधिक है। ऐसे में भाजपा अब अपनी साधी चाल चलते हुए आगे की रणनीति पर काम करने लगी है। भाजपा के राष्ट्रीय स्तर के नेता वहां सीधे संवाद करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के रहने वाले और मुंबई में काम कर रहे 21 उद्यमियों ने गुरुवार को उद्योग विभाग के शीर्ष अधिकारियों से मुलाकात की है, जहां इन लोगों ने बिहार स्थित ढाका, मोतिहारी एवं अन्य दूसरे जगहों पर नई कपड़ा इकाइयां लगाने की इच्छा जाहिर की है। जहां इस संबंध में एक कार्य योजना भी प्रस्तुत की है। जहां उद्योग विभाग के अधिकारियों ने उन्हें बताया है कि बिहार में टेक्सटाइल सेक्टर में अच्छी संभावना है। इसको लेकर के उद्योग विभाग के प्रधान सचिव संदीप पॉड्रिक ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर सूचना भी जारी की है। सूत्रों के अनुसार उद्यमियों को बिहार की टेक्सटाइल निवेश से जुड़ी पॉलिसी भी पसंद आई है। इस पॉलिसी के तहत बिहार में स्थापित होने वाले निजी क्षेत्र की टेक्सटाइल यूनिट में काम करने वाले श्रमिकों को भी सरकार 5,000 रुपये तक हर महीने वेतन देगी। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के सियासी गलियारों से बड़ी खबर सामने आ रही है। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दिल्ली गए हैं, जहां लालू प्रसाद यादव 10 बजे ही फ्लाइट से दिल्ली गए हैं। पटना एयरपोर्ट पर लालू प्रसाद यादव ने बीजेपी पर जमकर के हमला बोला। उन्होंने कहा है कि 2024 में बीजेपी का सफाया हो जाएगा। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव विदेश जाकर के अपना इलाज कराएंगे। दरअसल कोर्ट से उन्हें विदेश जाकर के इलाज कराने की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद लालू प्रसाद यादव कल दिल्ली गए हैं। लालू प्रसाद यादव को अपना किडनी ट्रांसप्लांट कराना है। इसको लेकर के वे सिंगापुर जाना चाहते हैं, लेकिन पासपोर्ट जब्त होने के कारण लालू का दिल्ली एम्स में ही इलाज चल रहा था। अब जब लालू प्रसाद यादव का पासपोर्ट कोर्ट से रिलीज कर दिया गया है तो फिर सिंगापुर जाने की पूरी तैयारी की जाने लगी है। इसी सिलसिले में लालू प्रसाद यादव दिल्ली गए हैं, वहाँ से वे सिंगापुर के लिए रवाना हो सकते हैं। दरअसल लालू प्रसाद यादव की पिछले कई दिनों से तबीयत खराब चल रही थी, जब कई बार उन्हें दिल्ली एम्स में भी भर्ती कराया गया था, जहां डॉक्टर्स की टीम उन्हें इलाज किया। पिछले दिनों पटना लौटे थे और अब लालू प्रसाद यादव वापस दिल्ली जा रहे हैं। दोस्तों पूर्णिया में जन भावना सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बड़ा ऐलान किया है। अमित शाह ने कहा है कि 2024 में बीजेपी की सरकार बनने पर बिहार को देश का सबसे विकसित राज्य बनाएंगे। बिहार के युवाओं में मेहनत करने का जोश है, मगर बिहार आज तक विकसित नहीं हुआ। जहां जहां मोदी की पूर्ण सरकार है, वहां देख करके आइए कि वहां क्या स्थिति है। आपने भाजपा को हमेशा वोट दिया, लेकिन लंगड़ी सरकार बनाई। एक बार भाजपा को पूर्ण बहुमत दे दीजिए, हम बिहार को देश का सबसे विकसित राज्य बनाएंगे। पूर्णिया में जन भावना सभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव को आगाह करते हुए कहा कि वे नीतीश कुमार से बच के रहें, नहीं तो कल वे उन्हें भी छोड़ देंगे और कांग्रेस की गोद में जाकर के बैठ जाएंगे, क्योंकि नीतीश बाबू की यह पुरानी आदत है, ये कोई नई बात नहीं है। इससे पहले भी नीतीश कुमार ने कई लोगों के साथ ऐसा किया है। साथ ही अमित शाह ने कहा है कि मेरे बिहार आने से लालू और नीतीश की जोड़ी को पेट में दर्द हो रहा है। वे कह रहे हैं कि अमित शाह झगड़ा लगाने आए हैं, जबकि झगड़ा लगाने का काम मेरा नहीं बल्कि लालू का है। यह नीतीश पर हमला बोलते हुए अमित शाह ने कहा कि नीतीश जी ने कभी RJD की पीठ में खंजर घोंपा था, आज बीजेपी की पीठ में छुरा घोंप करके लालू की गोद में बैठ गए हैं। जब से बिहार में इन दोनों भाइयों के नेतृत्व में सरकार बनी, बिहार में डर और भय का माहौल बना हुआ है। हालांकि सीमांचल हिंदुस्तान का हिस्सा है, किसी को डरने की जरूरत नहीं है। नरेंद्र मोदी इस देश के प्रधानमंत्री है, इसीलिए डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। भाजपा को धोखा देकर के लालू की गोद में बैठकर सत्ता का मजा नीतीश कुमार ले रहे हैं। साथ ही अमित शाह ने नीतीश कुमार को चेतावनी देते हुए कहा है कि नीतीश बाबू कान खोल करके सुन लीजिए, आपने अपने राजनीतिक करियर में सबके साथ यही किया है, सभी को आपने धोखा दिया है। लालू जी आप भी याद रखिएगा कि कल की डेट में आपको भी छोड़ करके नीतीश कुमार कांग्रेस का दामन थाम लेंगे। नीतीश ने जॉर्ज फडणवीस के साथ भी धोखा किया, शरद यादव के साथ भी धोखा किया, जिसके बाद बीजेपी जीतन राम मांझी और रामविलास पासवान को धोखा दिया।
दोस्तों देश में अब लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले सड़क शिष्टाचार सीखना अनिवार्य होने जा रहा है। जहां ड्राइविंग लाइसेंस बनाने से पहले आवेदकों को अब एक परीक्षा यानी कि एग्जाम भी पास करना होगा। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में एक नया दिशा निर्देश जारी किया है। इस दिशा निर्देश में लिखा गया है कि देश में सड़क हादसे, मृतकों की संख्या और रोड रेज की घटनाओं को देखते हुए 33 साल बाद ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया गया है। अब गाड़ी चालकों को सैद्धांतिक और व्यवहारिक पाठ भी पढ़ाया जाएगा। अब देश में मान्यता प्राप्त ड्राइविंग लाइसेंस ट्रेनिंग सेंटर में लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने से पहले आवेदकों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। मंत्रालय ने कहा है कि 2 पहिया और 4 पहिया वाहन चालकों के लिए ये प्रशिक्षण शिविर 10 दिनों का होगा। आने वाले दिनों में ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर का प्रशिक्षण प्रमाण पत्र अनिवार्य कर दिया जाएगा। इसके लिए बिना लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनेगा। दोस्तों अब बात करते हैं कि दुर्गा पूजा के मामले में बिहार के कटिहार को मिनी कोलकाता कहा जाता है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि यहाँ सिर्फ शहर में ही लगभग 50 से अधिक दुर्गा पूजा का आयोजन होता है और इस बार पिछले 2 सालों से कोरोना के कहर के कारण पूजा के आयोजन में कुछ पाबंदियों के कारण जो भव्यता में कमी थी, इस बार सभी पाबंदी दूर होने के बाद आयोजन में ये भव्यता अभी से ही नज़र आ रहा है। इसी बीच बात अगर बिहार में थीम बेस दुर्गा पूजा की आयोजन का करें तो फिर कटिहार के सन ऑफ इंडिया क्लब शायद पूरे बिहार में ऐसे आयोजन के मामले में सबसे पुराना आयोजक के रूप में अपना पहचान दर्ज करा सकते हैं। बंगाली बहुल इस मोहल्ले में इस बार भी न सिर्फ बांस की कारीगरी का भव्य पंडाल बन रहा है, बल्कि दुर्गा की प्रतिमा भी बांस का ही बनाया हुआ दिखेगा। क्लब की अध्यक्ष बासी दत्त ने बताया है कि सन ऑफ इंडिया क्लब कटिहार में उन संस्थानों में से शामिल है जो कई सालों से दुर्गा पूजा का आयोजन करता रहा है। यह शहर में थीम वाली पूजा का कॉन्सेप्ट इसी क्लब से शुरू हुआ था, लेकिन पिछले 2 साल से कोरोना के कारण दुर्गा पूजा प्रभावित हो रही थी। इस साल जब फिर से पूजा को लेकर के स्थिति सामान्य हो गई तो फिर हम लोगों ने योजना बनाई कि इस बार पूजा को ज़्यादा भव्य और आकर्षक बनाया जाए। ऐसे में ये योजना बनी कि पूरे पंडाल को न सिर्फ बांस से तैयार कराया जाए, बल्कि सारी प्रतिमाओं का निर्माण भी बांस से ही किया जाए, यानी कि दुर्गा का जो प्रतिमा होगा वह भी बांस से बनाया जाएगा। जी हाँ, बासी दत्ता ने बताया है कि बिहार में अब तक मिट्टी, थर्माकोल और दूसरे चीज़ों से प्रतिमा का निर्माण किया जाता रहा है, लेकिन बांस की प्रतिमा का निर्माण कभी नहीं किया गया है। पूरी प्रतिमा को बनाने में सिर्फ बांस का ही इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके लिए बंगाल के कारीगरों को बुलाया गया है। दोस्तों आदर्श आनंद फ्रॉम भागलपुर बिहार से ये लाइनें आपने इंटरनेट मीडिया के विभिन्न प्लेटफॉर्म में कभी न कभी तो जरूर सुनी होगी। एक कलाकार जिसने कोरोना काल में अपने टैलेंट से लोगों के दिल में जगह बनाई। अब उसके कई वीडियो सोनू सूद को लेकर के वायरल हो रहे हैं। जहां अलबत्ता इन वीडियोस पर बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद ने प्रतिक्रिया भी दी है। जहां सोनू सूद ने अपने फेसबुक पेज पर लिखा है कि मैं आपसे कभी मिला तो नहीं, लेकिन आदर्श आनंद भाई आप बिहार के एक अच्छे कलाकार हो। कई बार कुछ कारणवश आपकी कला को मौका मिलने में समय लगता है, या उसका कारण कोई व्यक्ति नहीं बल्कि परिस्थिति होती है, लेकिन बहते पानी को क्या कभी कोई रोक सकता है। सोनू सूद ने आगे लिखा है कि अब देखिए ना, आपसे मिले बिना भी आपका संदेश मुझ तक पहुंच गया, इसलिए सभी कलाकारों से मेरी विनती है, लगे रहना, मंजिल तक पहुंच जाओगे। सोनू सूद आप सबके साथ है, मेरे साथ या फिर मेरे बिना मंजिल आपको जरूर मिलेगी। आपको बता दूं कि बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद 21 सितंबर को 1 दिवसीय दौरे पर बिहार आए थे, जब पटना के बापू सभागार में उनका इवेंट था। इस इवेंट के लिए भागलपुर के आदर्श आनंद को फ़ोन के माध्यम से इनवाइट किया गया था। आदर्श आनंद ने अपने वीडियो में बताया है कि वे 3 से 4 लाख रुपए के खुद के इवेंट छोड़ करके सोनू सूद से मिलने भागलपुर से पटना गए, लेकिन वहां उन्हें एंट्री नहीं मिली। आदर्श आनंद कहते हैं कि सोनू सूद के लिए उनकी टीम ने काफ़ी तैयारी की थी। अपना टैलेंट को वे सोनू सूद को दिखाना चाहते थे, लेकिन वहां ऐसा लगा कि इनका इवेंट पूरी तरीके से प्राइवेट है। इसी बीच आदर्श आनंद ने एक यूट्यूबर पर निशाना साधा जिसका नाम मनीष कश्यप है। जी हाँ, फिल्मी कलाकारों से लेकर के नेताओं तक की बेहतरीन एक्टिंग करने वाले आदर्श आनंद ने यूट्यूबर्स को बड़ा भाई बताते हुए कहा है कि मैंने उनसे नहीं या फिर किसी से नहीं कहा है कि मुझे इस नेता से मिलवा दो या फिर उस अभिनेता से मिलवा दो। मैं जहां जिस मंच पर पहुंचा हूं, अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर पहुंचा हूं। जब बड़ा भाई कहने से कोई बड़ा नहीं बनता। आदर्श आनंद ने कहा है कि जल्द ही मैं एक इवेंट करूंगा और अपने इस बड़े भाई को जरूर बुलाऊंगा। आपको बता दें कि आदर्श आनंद बिहार के एक यूट्यूबर जो पत्रकार है मनीष कश्यप, उस पर निशाना साधा। आदर्श आनंद के फैंस का गुस्सा भी उनको दी जा रही प्रतिक्रियाओं में साफ दिख
दिख रहा है। आदर्श आनंद ने सोनू सूद के फेसबुक पेज पर रिप्लाई देते हुए लिखा है कि आपने एक कलाकार के दर्द को महसूस किया है और आपने इस आदर्श के लिए अपने कीमती शब्द कहे, इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। वहीं इस पोस्ट के बाद आदर्श ने अपने फेसबुक पर एक और वीडियो शेयर किया है। इस वीडियो में वे पटना के स्थानीय यूट्यूब चैनल वालों से मुखातिब हुए। अपने इस वीडियो के माध्यम से आदर्श आनंद ने उसी यूट्यूबर पर निशाना साधा जिसने उन्हें पटना इनवाइट किया था, यानी कि मनीष कश्यप। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के गांव में सोलर लाइट लगाने की योजना नई नहीं है, लेकिन इस बार इसका तरीका जरूर नया बनाया गया है। जब पिछली बार जब गांव में सोलर लाइट लगाई गई तो फिर उसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई, जब मुखिया ने अपने घर और चहेतों के घर में सोलर लाइट लगवा दिए। कई जगह ऐसी घटिया सोलर लाइट लगी कि वह 10 दिन भी रोशनी नहीं दे सकी। इस बार ऐसा नहीं होगा। जी हाँ, गाँव लगने वाले सोलर स्ट्रीट लाइट को लेकर के तकनीकी व्यवस्था ये की गई है कि सोलर लाइट की बैटरी अगर चोरी भी हो गई तो फिर उसका इस्तेमाल संभव नहीं हो सकेगा। चोरी की गई बैटरी अगर किसी दूसरे जगह लगती है तो फिर तुरंत ही नियंत्रण कक्ष को लोकेशन के साथ ये मैसेज आएगा कि उसे कहां लगाया गया है। अधिकारियों ने बताया है कि आमतौर पर सोलर लाइट के बारे में यह शिकायत रहती है कि बैटरी या फिर पैनल ही खोल लिए जाते हैं। ग्रामीण सोलर लाइट में तकनीकी व्यवस्था ये की गई है कि बैटरी को लाइट के होल्डर के पास भीतर ही लगा दिया गया है, इसीलिए बैटरी खोलने के लिए पूरे सिस्टम को खोलना होगा। बैटरी पर 3 डिजिट का यूनिक आईडी लगाया गया है। इस यूनिक आईडी के माध्यम से मुख्यालय स्थिति नियंत्रण कक्ष को यह पता चल जाएगा कि जिस बैटरी से सोलर लाइट जल रही है वह किस जिले, पंचायत और गांव में कहां है। इसीलिए उसे खोलकर जहां भी लगाया जाएगा उसकी सूचना नियंत्रण कक्ष को मिल जाएगी। इसके अलावा एक अन्य तकनीकी व्यवस्था यह है कि अगर किसी पोल पर लाइट नहीं जल रही है तो फिर तुरंत उसकी सूचना नियंत्रण कक्ष को मिल जाएगी। जिस कंपनी के पास संबंधित गांव के सोलर स्ट्रीट लाइट की जिम्मेदारी होगी उसे 72 घंटे के अंदर सोलर स्ट्रीट लाइट की गड़बड़ी को ठीक करना होगा। दिलचस्प बात यह है कि संबंधित एजेंसी को भुगतान भी स्ट्रीट लाइट जलने पर ही होगा। स्ट्रीट लाइट का सामान क्रय के लिए 40%, उसे लगाने पर 30% तथा बचे हुए 30% रख रखाव और स्ट्रीट लाइट के काम करने पर मिलना है। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।